अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। संगीन सवालात पैदा हो गए हैं इस सिस्टम को लेकर। इस सिस्टम के क्लैप्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं, आज उसकी ही एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। कराची के नौजवान मीर रजा के कत्ल का मामला। कौन है जो इस कत्ल के पीछे मौजूद है? कौन है जिसने पूरे सिस्टम को जेबोटाइज किया हुआ है? कौन है जिसने इन्वेस्टिगेशन को वो रुख दिया जिस पर इन्वेस्टिगेशन को नहीं जाना चाहिए था? एक नौजवान, एक ब्राइट नौजवान कराची का, जब उसे कत्ल किया जाता है तो उसके बाद क्यों पुलिस के आला तरीन अफसरान फैमिली को ये बताते हैं कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है, उसे कत्ल नहीं किया गया? किस तरह से मेडिको लीगल ऑफिसर इस में जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हैं और पुलिस सर्जन का जो बयान सामने आता है वो चौंका देने वाला है। ये मामला इस हद तक बढ़ा कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था, अब भी पहरा देना होगा, वरना जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। जिन लोगों ने मामले को छुपाने की कोशिश की उनको भी बेनकाब करना होगा। तो कौन लोग हैं जो इस मामले को दूसरा रंग देकर इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मामला इसलिए भी ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि ये पहला वाक़या नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई हो। दसियों ऐसे केसेस हैं जिनमें बासर लोगों ने लोगों को कत्ल किया, नौजवानों को कत्ल किया, ब्राइट लोगों को कत्ल किया और उसके बाद किसी किस्म का इंसाफ नहीं हुआ। गरीब कमज़ोर फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, अब उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी। बहुत से केसेस हैं। शाहजेब कत्ल केस का मामला है, नासिम जोकियो कत्ल केस का मामला है, दसियों केसेस हैं जो गिनाई जा सकती। लिहाजा यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही थी। ये मामला हुआ कैसे था, इसकी ज़रा सी मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूँ और अब जो इसमें डेवलपमेंट है उस पर ज़रा बात करते हैं। ये 25 साल का नौजवान है, कराची का ताजिर नौजवान है। इसका पुरअसरार कत्ल जो है वो 28 और 29 जुलाई 2026 की दरमियानी शब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हुआ, जहाँ उन्हें मुबैना तौर पर अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी कमर में गोली मारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। 28 जुलाई 2026 की रात तकरीबन सुबह 4:08 पर वो अपने घर से PCHS का इलाका जहाँ पर वो रहती टैक्सी के ज़रिए वहाँ से निकले और जब वो मिले दोबारा तो उनकी तशद्दुद लाश थी, वो खुद उनका इंतकाल हो चुका था। उनकी लाश गुलिस्तान जौहर में शाही किला के ग्राउंड के करीब झाड़ियों से बरामद हुई। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, मगर बाद में कब्र कुशाई और मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने इंकशाफ किया कि मौत से कबल मकतूल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके जिस्म और मैदे में तेज़ाब के असरात भी पाए गए और उसे पीठ और कमर की तरफ से गोली मारी गई जो जानलेवा साबित हुई। ये वो पोस्टमार्टम था जो बाद में किया गया, पहले जो पोस्टमार्टम किया गया वो कुछ और था। डॉक्टर समिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उन्होंने बताया था कि 4 साल की कराची में उनके कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितना दबाव उन पर अब है इतना दबाव उन्होंने पहले कभी बर्दाश्त किया। तो कौन लोग थे जो उन पर ये दबाव डाल रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कत्ल नहीं खुदकुशी का मामला है? फिर वकला और वालिदैन क्या कहते हैं? पहले वालिद साहब की गुफ्तगू सुनिए मीर रजा के। जब पुलिस ने इस मामले को खुदकुशी कहा, सिंध के आला तरीन पॉलिटिकल लोग इनसे मिलते रहे, पुलिस अफसरान, आला तरीन पुलिस अफसरान इनसे मिलते रहे और इनको बताते रहे और ये अपना मौक़िफ़ उन्हें बताते रहे, लेकिन मकतूल को दफन कर दिया गया और शवाहिद यही सामने रखे गए, यही रिपोर्ट को रंग दिया गया कि मरने वाले ने खुदकुशी की है। लेकिन मामला पलटा और कैसे पलटा? पुलिस का इदारा, उसके अफसरान मिसगाइड करते रहे, हुकूमत की तरफ से मदद नहीं मिली, मदद मिली तो जुडिशरी की तरफ से मिली और फिर कब्र कुशाई करनी पड़ी और फिर वो पोस्टमार्टम जिसकी मैंने अभी फाइंडिंग्स आपके सामने रखी। तो ये मामला अब कहाँ पहुँचा है और इसका ये किस तरह से इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ रही है? काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे साथ। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ, बताइएगा कि ये जो मैंने बैकग्राउंड बताया इसमें कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह से मामला हुआ है? मसूद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सिर्फ फैमिली को मिसगाइड नहीं किया गया था, बल्कि जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा था और पुलिस का एक नैरेटिव था जिसमें पुलिस अपने शवाहिद के तौर पर यकीनी तौर पर बता रही होगी, लेकिन वो नैरेटिव उस वक्त चेंज हुआ जब दूसरी पोस्टमार्टम हुई। और फिर ये सिर्फ पुलिस के नैरेटिव का मसला नहीं था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब
कि जब फैमिली की जानिब से कहा गया कि वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, अदालत से रुजू किया गया, तो उस पोस्टमार्टम को रोकने के लिए करके भी बड़ी कोशिश की गई। उसमें जो पहले मेडिकल बोर्ड बना, उसमें रुकावटें डाली गई, रातों रात वो मेडिकल बोर्ड चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया, फिर उसमें भी कहा गया कि डॉक्टर सुमैया को ऐड कर सकती हैं, निकाला जा सकता है। फिर जो ये मेडिकल बोर्ड बनाया भी गया था हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से भी, वो भी बड़ा मशकूक था, चूंकि उसमें कराची के जो सीनियर मेडिकल लीगल अफसरान हैं उन्हें नहीं शामिल किया गया था, हैदराबाद और जामशोरों से शामिल कर दिया गया था। तो ये ओवरऑल स्टोरी काफी हद तक मशकूक थी। फिर जो पुलिस वर्जन दे रही थी, जब आप कोई भी चीज जब कहीं क्राइम होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्पॉट है उसे जो है वो प्रिजर्व किया जाए और वहां से शवाहिद दिए जाएं। मैं खुद अब तक उस स्पॉट को काफी बार विजिट कर चुका हूं और जब भी उस स्पॉट को देखते हैं तो वहां एक नई चीज नजर आती है। फिर सबसे ज्यादा मशकूक चीज ये हुई कि जब पोस्टमार्टम का दोबारा से ऐलान कर दिया गया, उसके बाद वहां 8 दिन बाद गोली का एक खोल जो है वो बरामद हो जाता है। वो खोल उस रोज बरामद होना चाहिए था जब पुलिस की क्राइम सीन यूनिट वहां की टीम पहुंची थी। फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, जिस रोज ये लाश वहां से मिली, तो क्या क्राइम सीन यूनिट की टीम ने वहां विजिट किया था, क्या क्राइम सीन यूनिट की टीम ने वहां से कोई सैंपल्स लिए थे? तो उसका जवाब यकीनी तौर पर नो है, जिसकी वजह से करके ये तमाम तर मामला इशू बना। फिर सबसे बड़ा इशू ये बना, कराची में मोस्टली ऐसी लाशें कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं जो नशे के आदी अफराद की होती हैं, और इब्तदाई तौर पर पुलिस भी इस चीज की को जो है वो कंसर्न करती है कि उनकी जानिब से ये शो किया गया कि शायद ये इसी तरह की कोई लाश है, इसलिए करके भी उसे जो है वो नेग्लेक्ट किया गया। और 1 घंटे के अंदर, जो कि वालिद का भी आपने बयान सुनाया कि फौरी तौर पर मेडिकल करके जो लाश है वो उनके हवाले कर दी गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जब क्राइम सीन यूनिट की टीम वहां पहुंची, जब उन्होंने मीर रजा के फिंगरप्रिंट लेना चाहे और उनको ये पता चल गया कि ये फिंगरप्रिंट जो है वो जले हुए हैं, तो फौरी तौर पर इस लाश को हाई प्रोफाइल देखना चाहिए था, बाकायदा तौर पर इसके मेडिकल लीगल जो भी अफसर था उसे इसको देखना चाहिए था। फिर ये मामला पुलिस की जानिब से मशकूक नहीं किया जाता, किसी और की जानिब से मशकूक नहीं किया जाता, बल्कि अपने मातहत अफसर के बारे में पुलिस सर्जन खुद जो है वो इंकशाफ करती हैं और वो ये बताती हैं कि जो रिपोर्ट उनकी जानिब से पहले दी गई उसमें 14 ऐसे पॉइंट हैं जो मिसिंग है, जिनके आंसर नहीं किए गए। फिर उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप उस लाश को देखते हैं, उसका चाहे एंट्री वुड हो, एग्जिट वुड हो, या फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि उसकी कंडीशंस क्या थी, उसकी लाश की जो इनिशियल तस्वीरें जो वो नर्सरी वाले ने सबसे पहले इतला 15 को दी या फिर रेस्क्यू इदारों को दी, उस नर्सरी वाले से मेरी खुद की बात हुई तो उनकी जानिब से भी ये बताया जाता है कि तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे थे। ठीक। सबसे पहले उस नर्सरी वाले ने भी जो है वो तस्वीर ली उसकी। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी मुश्किल जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन को करती अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें मकतूल के वुरसा, उनके वकील, वो आईजी, एआईजी, एसएसपी का नाम ले रहे हैं। चलें, एसएसपी इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर हो जाएंगे। आईजी, एआईजी जो शक के दायरे में उनको होना चाहिए, वो बदस्तूर अपना काम भी करते रहेंगे और ये इन्वेस्टिगेशन भी होती रहेगी, इस तरह होगा? देखिए, ये तो माजी में भी इसी तरह होता है कि सबसे पहले इलाकाई एसएचओ को किसी भी कंसर्न वाकये के बाद हटा दिया जाता है, और वो भी एसएचओ को 11 दिन बाद हटाया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि गुज़िश्ता रात जब ये तमाम तर मामला बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे थे, तो वजीर दाखिला की जानिब से उनके घर का विजिट किया गया और बाकायदा उनसे पूछा गया कि क्या कंसर्न है। फिर यही बातें जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की कि क्राइम सीन को जो है वो प्रिजर्व नहीं किया गया था, वहां कॉर्डन नहीं किया गया था, तो सबसे पहले एसएचओ। मैं जानना ही चाहता हूँ मुश्ताक साहब कि देखें, एसएसपी चेंज हो गए, ठीक है, नए लोग आ जाएंगे, लेकिन ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो शक के दायरे में हैं, जिन पर मकतूलीन के वुरसा का एतराज़ है, होना तो ये चाहिए कि उनकी अथॉरिटी को इस वक्त महदूद होना चाहिए, या तो उन्हें घर बैठना चाहिए ताकि असरअंदाज ना हो वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन पर, या उनके होते हुए भी एक फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट की जानिब आ रहा था कि जो आईजी हैं या एडिशनल आईजी हैं, जिनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर ये कहा गया कि ये मामला मशकूक है, यकीनी तौर पर उनको भी इस चीज का जवाब देना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मेडिको लीगल टीम की जानिब से जो कुछ भी किया गया, पुलिस के सीनियर जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, उस टीम की जानिब से भी कुछ नहीं किया गया। जब उस टीम की जानिब से कुछ नहीं किया गया तो उस टीम के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। फिर उन आला अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या उन आला अफसरान को भी इस केस से थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए, या फैमिली की बात को कंसर्न करना चाहिए, जो कि फैमिली के जो शक व शुबात हैं इस हवाले से वो इसमें जरूर बताएं कि इन अफसरान को इसमें नहीं होना चाहिए। अब मामला इस तरह का आ रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, देखिए पिछले 5 से 6 रोज से तो ये हो रहा है
कि अगर इन्वेस्टिगेशन एक अफसर को मुकर्रर किया जाता है, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन ले ली जाती है, फिर दूसरे को दे दी जाती है, फिर दूसरे से तीसरे को दे दी जाती है, फिर एक नया इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बन जाता है। तो मामला अभी तक हम किसी भी सीनियर अफसर से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है हमारे पास केस फाइल तो पहले आ जाए, पहले हम उसको स्टडी तो कर लें। अभी तो प्रोसेस ये चल रहा है कि केस फाइल को स्टडी करने का सिलसिला जा रहा है। तो अब जब वो स्टडी कर लेंगे, स्पॉट को विजिट कर लेंगे, तो फिर ही शायद इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी जैसे मैंने आईजी और एआईजी का जिक्र किया, तो मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट कोई कमीशन बना, कोई कमेटी बनाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मातहत मामला आ जाता है। अगर ये मेडिको लीगल का जो मामला है, इस पर तो आईजी असरअंदाज नहीं हो सकते ना। तो खुद मेयर साहब ये कहते हैं कि वो खामोशी से वालिदैन के पास गए, उनके वालिदैन ने जो बातें बताई वो उन्होंने सीएम को बताई, वो वजीर दाखिला को बताई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से इस मामले को उस तरह से टेकअप नहीं किया गया जो अदालती फैसले के बाद हुआ। यानी दोबारा से कब्र कुशाई हुई और फिर मेडिकल बोर्ड बना, ये अदालत के कहने पर हुआ, हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए था कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनके मातहत आता है, और जिस अफसर की जानिब से, जो डॉक्टर उसामा हैं, जिन्होंने पहले मेडिकल बोर्ड के हवाले से मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाई थी, उन्हें जो है वो कोई ना कोई हटाया जाता वहां से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, जो कि नहीं की गई। फिर उसके बाद फैमिली को गुज़िश्ता रोज बड़ी खामोशी से वाकई जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो आए और मेयर कराची वहां आए, और उन्होंने आकर उनसे पूछा कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको बाकायदा तौर पर यह ऐलान वहां किया गया कि आपको जो है वो हम जुडिशल कमीशन बनाकर देते हैं। फिर उस पर भी एतराज उठ गए। देखिए, प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन अफसरान को तब्दील करना नहीं है, प्रॉब्लम ये कि जिन इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने या जो भी इसमें मुलव्विस लोग हैं जो इस केस को बिगाड़ना चाह रहे थे, या फिर जिनकी गफलत है इसमें, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई तो करनी बनती है। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाए, फिर नए बोर्ड भी बनाए जाएं, फिर उन बोर्ड्स को नई तफ्तीश भी दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है। अगर मेडिको लीगल रिपोर्ट उसमें पहली जो की गई वो सही नहीं थी, तो उसकी वजह कौन है, उसकी जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ये पहला वाकया नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जिस रोज ये लाश मिली, उस रोज कराची में 6 अफराद के दीगर जो 6 अफराद हैं उनके भी पोस्टमार्टम किए गए। तो यकीनी तौर पर उनके भी पोस्टमार्टम इसी तरह के हुए होंगे जिस तरह के ये था। ये हाई प्रोफाइल केस बन गया तो इसलिए करके मीडिया की जीनत भी बना और इसमें काफी ज्यादा चीजें सामने आ गई। भारत यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वेस्ट एशिया में जारी जंग की, जो इस वक्त भी एक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक का शिकार है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। वेस्ट एशिया में जारी जंग अमेरिका हार चुका है, ये बातें अब अमेरिका की पार्लियामेंट में की जा रही है। उनके कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया को बता रहे हैं कि आप ये जंग हार चुके हैं। अगर ईरान को रोकना था और ईरान के ऊपर दबाव बरकरार रखना था तो अमेरिकी पाबंदियां ही काफ़ी थीं जिससे उसे रोका जा सकता था, लेकिन ट्रंप ने हमला करके सारा गेम बिगाड़ दिया है। खित्ते में अमेरिका की पोजीशन मुसलसल कमज़ोर होती चली जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला हालिया डिफेंस मुआहदा, इस पर भी परेशानी है। तो इसराइल को परेशानी है, अमेरिका के हलकों में परेशानी है। ईरान के हवाले से जो बातें की जा रही थी, आज बहुत वाज़ेह कर दिया ईरान ने कि ईरान को इससे कोई ख़तरा नहीं है। और ये वो बात है जो हम भी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि ये एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस इलाके में हो रहा है जिसमें ईरान शामिल है। बैकडोर पर ईरान इससे बातचीत हुई है इस माहदे के हवाले से। न सिर्फ ईरान बल्कि चीन और रशिया भी इसमें शामिल हैं। तो अमेरिका की इस खित्ते के अंदर पोजीशन बिल्कुल गैर यकीनी का शिकार है। ये जंग जब ख़त्म होगी तो इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ होगी। आबदा हुर्मुज़ मुसलसल बंद है, वो नहीं खुल पा रही है। तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है। 80 से 85 डॉलर के दरमियान तेल इस वक्त ट्रेड कर रहा है दुनिया में, और दुनिया की मईशतों के लिए ये ख़तरा बदस्तूर मौजूद है कि ये सूरत हाल एक ऐसे रिसेशन की तरफ दुनिया को ले जाएगी जिससे उभरना दुनिया के लिए एक तवील अरसे तक मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ है और ईरान डटा हुआ है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, ये जो मैंने कहा कि अमेरिका जो है वो फंसा हुआ है और ईरान डटा हुआ है, यही सूरत हाल है। गो कि ये दुनिया के लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन अमरीकी मफादात बुरी तरह से मजरूह हो रही हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जंग से कबल जो रीजनल ऑर्डर था उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़या हुई और उस रीजनल ऑर्डर का इम्पेक्ट एक आलमी निज़ाम पे भी हो रहा है। तो अब ईरान का स्टेटस मसलन उसमें जौहरी तब्दीलियाँ आई हैं और जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनको ये अंदाज़ा हो रहा है उनके अंदर भी नई सफ़बंदी है। तो जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का मुआहदा है वो भी इन हकीकतों का अदराक है और वहाँ एक रियलाइजेशन है कि अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए सिर्फ अमेरिका पे इन्हिसार काफ़ी नहीं। तो माजी में जिस तरह RCD था पाकिस्तान, ईरान और टर्की का था, उस मुआहदे की तरफ पे अगर ईरान के साथ तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, सऊदी अरेबिया ईरान रीअप्रोचमेंट होती है कि जो जंग से पहले ये अमल शुरू भी हुआ था। मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने चंद साल कबल सऊदी अरेबिया ईरान रीअप्रोचमेंट की बात की थी और वो रीअप्रोचमेंट का प्रोसेस पाकिस्तान और टर्की की मदद से आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी खिते में और इसका इम्पैक्ट पूरी मिडल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया में आएगा। अच्छा, मुस्लिम दुनिया में डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मुस्लिम दुनिया में ईरान की जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, सबसे बेहतरीन चीज ये हो गई है कि जो शिया सुन्नी डिवाइड थी वो मिनिमाइज होकर खत्म होती नजर आ रही है बिल्कुल, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बेहतर चीज है। जी बिल्कुल। और इसमें एक जो चीज़ ये है कि ईरान ने जहाँ वेलकम किया और उसने साथ एक अपना इंटरेस्ट बताया कोर कि जो गैर मुल्की क़ुव्वतों के अड्डे हैं गल्फ़ स्टेट्स में, वहाँ से ईरान पर हमले ना हों। तो इस नए जब ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है और एक टॉक्स भी हुए हैं, एक अंडरलाइन एक कंसेंसस है कि इन अड्डों को हमारी सलामती के लिए तो इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन किसी मुसलमान मुल्क पर हमले के लिए नहीं। और ईरान पर भी एक प्रेशर है कि आपने इस जंग में खिते को टारगेट करने के बजाय जो मुसलमान मुल्क हैं उसके बजाय एक दूसरी हिकमत अमली बनानी। तो अगर इस पर एक कॉन्सेंसस हो जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और जहाँ तक सेक्टेरियन डिवाइड का ताल्लुक है, वो 100 साल की आप तारीख पढ़ें मिडल ईस्ट की, तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी थी जैसे हेनरी किसिंजर भी अपनी बुक में लिखते हैं कि हम कबायली असबियत और फ़िरका वाराना असबियत के तहत इस पूरे खिते को और नस्ल की असबियत के तहत हमने डिवाइड एंड रूल किया और इस डिवाइड एंड रूल ने गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनके असर व रसूख में इजाफा किया। तो अब इन स्टेट्स को भी रियलाइज़ हो रहा है कि इसका शिकार बिल आखिर ये मुसलमान मुल्क पहले होते हैं। ठीक, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, एयरवेस मार्शल साहब, कोई एग्जिस्टेंस का मुआहदा है ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का। वहीं इस मुआहदे के बाद ज़्यादा वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका का वजूद इस खित्ते में, मुस्तकबिल जो है उसका, वो बड़ा मशकूक है। अब नहीं, देखें, इस मुआहदे से पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी ग्रुपिंग है। इस मुआहदे से हमें जाहिर खुशी की बात है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इज्जत व वक़ार की बात है, लेकिन अभी फौरी तौर पे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें नहीं वाबस्ता कर लेनी चाहिए। यानी इसको ओवर सेलिब्रेट ना करें, खुशी का इजहार ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस मुआहदे के हो जाने से ओवरनाइट सिक्योरिटी पैराडाइम मिडिल ईस्ट की चेंज हो जाएगी या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो फॉरेन विड्रॉल मोड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि सब मुबस्सरीन का, एनालिस्ट का ये एक बड़ा कैंडिड ओपिनियन रहा है कि बहरहाल इस जंग के बाद, जब भी इस जंग का खात्मा हो, अभी तो हम उस स्टेज पे हैं कि जंग ख़त्म ही नहीं हुई, तो इस जंग के खात्मे के बाद मिडल ईस्ट में नई अलाइनमेंट्स होंगी और मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तब्दीलियां आएंगी और ये उसकी एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का मजहर है जो ये मुआहिदा हुआ है। इसको हम, इसकी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ,
दूसरे मुसलमान मुल्कों के आपस में इत्तेहाद से एक डेटरेंस क्रिएट हुई। मतलब मैं इसको एक डेटरेंस का प्लेटफॉर्म समझता हूँ, बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये कोई मुश्तरका फौज तैयार हो गई है। बिल्कुल जो किसी एक रमाशा साहब, बिल्कुल यही सोच पेश नज़र है कि ये डिफरेंस है और ये मुस्लिम दुनिया के दरमियान इत्तेफाक की बात है। लेकिन जैसा अभी आपने फरमाया कि जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग तो स्ट्रेटेजिक डेडलॉक का शिकार है। ये डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा और ये जितना वक्त गुजर रहा है, अमेरिका की पोजीशन आप समझते हैं कि इसमें कमज़ोर होती चली जा रही है, उसकी ग्रिप खित्ते में भी कमज़ोर हो रही है और दुनिया में भी उसकी जगहसाई हो रही है। छठा महीना है ये, जिस जंग को 6 दिन में ख़त्म होना था, छठे महीने में भी ख़त्म नहीं हो रही। वो ठीक है जी, लेकिन मैं अगर वैसे तो जाहिर है हमारी हमदर्दियां और हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं ईरान के साथ हैं, लेकिन अभी जिस जगह ये जंग स्टेलमेट का शिकार हो गए हैं, ये मुज़ाकरात, वो उसमें मेरी ज़ाती राय में ईरान की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ईरान को जब MOU एक हुआ, उसके 14 के 14 निकात वो ईरान सेंट्रिक थे, ईरान के लिए सूदमंद थे। ईरान को उसी पर इक्तफा कर लेना चाहिए और इस मामले को हल की तरफ लेके जाएं। लेकिन हुआ ये कि बदकिस्मती से जब शहीद आयतुल्लाह के जनाजे के जो मुख्तलिफ इवेंट्स थे, उसमें वहाँ पर आवाम का जो टर्न आउट था, उसने वहाँ की फ़िज़ा बदल दी। देखने में जब मैं उसको फॉलो कर रहा था तो उनके विजुअल्स ऐसे थे कि वो 79 के इमाम खुमैनी के जब वापसी पर जिस तरह या वो मर्ग पर अमेरिका के नारे लग रहे होते थे, आज फिर ईरान में उस तरह की एक्सुबरेंस थी। तो जब ये चीज़ें हार्डलाइनर्स देखते हैं तो फिर वो ऐसे एरेटिक डिसीजन लेते हैं जो उनके अपने भी मुफाद में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ईरान को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और इस जगह जिस जगह ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के साथ अभी एक स्टेलमेट आया हुआ है, इसको हम फिर उसी सूरत में रिजॉल्व कर सकेंगे। अमेरिका का कसूर तो है ही, अमेरिका तो किसी तरह भी जंग के किसी भी तरह के एनालिसिस से, किसी भी लेंस से हम देखें तो अमेरिका तो पहले दिन से एग्रेसर है और फिर वो हर मौके को गनीमत समझते हुए वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो जो है रिस्पांस करता है काइनेटिक टर्म्स में। लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना जी। ठीक, यहाँ पर एक सर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल ताली दोनों हाथ, लेकिन क्या ईरान यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा? क्योंकि इस वक्त बात ईरान में हो रही है कि हमें अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में जाना चाहिए। जब हम हावी हैं, अमेरिका हम पर हमले नहीं कर पा रहा, तो हमें अमेरिका को मार भगाना चाहिए। और अमेरिका उर्दून तक तो पहुँच ही गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि वो बातचीत पर यकीन रखते हैं। तो अभी भी वहाँ पर वो तबका प्रिवेल करता नज़र आ रहा है जो बातचीत पर यकीन रखता है, वरना हार्ड लाइनर तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, क्या ईरान की तरफ से बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और आबनाए हुर्मस में जो 3 वेसल्स गुजारने की कोशिश की गई MOU के होते हुए, जंगबंदी के होते हुए, उस पर जवाब जिस पर ईरान ने कहा कि ये एरर था, उसके बाद एक भरपूर हमला और उस हमले में ईरान को दोबारा तबाह कर देने की बात, जिससे फिर ईरान ने सर्वाइव किया। इसके बाद जब ईरान में ये सोच पैदा हो गई है कि वहाँ पर क्योंकि मुहर्रम के महीने में उन्होंने डिफेंस किया, लेकिन अब डिफेंसिव ऑफेंस से बढ़कर वो ऑफेंस करने की सोच वहाँ पर है, बात की जा रही है, लेकिन फिर भी वो तबका प्रिवेल कर रहा है जो बातचीत पर यकीन रखता है। तो सर, यहाँ पर ईरान बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा है? देखें, आज जो कंफर्म किया हमारी वजारत खारजा के तर्जमान ने भी, और कि उनकी ईरान के जो वज़ीर खारजा हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, और सालसी के लिए ईरान के वज़ीर खारजा ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के भी जो सालसी की एफर्ट्स हैं उनमें राब्ते में। तो ईरान ने लचक का मुजाहरा किया, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जहाँ उनके सुप्रीम रहबर अली खामनाई की तदफीन के मौके पे हमें याद नहीं रहा कि सदर ट्रंप ने किस तरह के ट्वीट किए थे जिससे ईरानी लोगों के जज्बात बरंगेख्ता हुए
और वो बहुत उन्होंने माइंड किया। और फिर क्या ईरानी कौम उस वक्त थैंक यू अमेरिका कहती कि भाई इतना आपने हमला किया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, हमारे लोग शहीद हुए। तो और ये भी तय हुआ था कि 60 डेज़ के लिए रेस्ट्रेंट होगा। तो उन 60 डेज़ में ना सदर ट्रंप की तरफ से जो बयानात थे और उनके ट्वीट्स थे वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पे पूरा नहीं उतरते थे। ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है, लेकिन हम एक तरफ ईरान को विक्टिम कहते हैं कि जी वो ईरान विक्टिम है और अमेरिका एग्रेसर है, और दूसरी तरफ हम कमज़ोर के हिस्से में फ़कत तसल्ली और दिलासा कि ईरान ये करे। हम अमेरिका को कुछ कहते वक्त हमारी ज़बानें बिल्कुल खामोश क्यों हो जाती हैं। ये हमारे भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसके ऊपर हमें देखना चाहिए। और जब तक एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स जो किसी नॉर्म्स इंटरनेशनल लॉ पे बिलीव नहीं करता और वो मौजूद है, आलमी अमन को इस पे ख़तरा रहेगा। खुद ही जंग का ऐलान करते हैं, खुद ही फतह का ऐलान कर देते हैं। अब भी जो ईरान की बातचीत हुई है वो उसने क्लियर किया कि हमने ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर बात की। कभी अमेरिका ने कहा कि मैं टोल कलेक्ट करूँगा और ये टोल होगा, अगले दिन कहा कि नहीं ये टोल। तो ये जो सारी गुफ्तगू है अमेरिका की पूरी तारीख में यूएस प्रेसिडेंट ने इस तरह यू टर्न नहीं ली है, और इसी तरह कैफियत पे मबनी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी नहीं की। हर आधे घंटे बाद कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट ये स्टेटमेंट आ रही। तो ईरान की कौम से जो हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि वो भी सिविलाइजेशन है, नेशनलिज्म भी है, और उन पे हमला हुआ है, वो मुत्तहिद हुए हैं, हार्ड लाइनर्स वहाँ स्ट्रांग हुए हैं। ठीक, उनकी लीडरशिप को अटैक करने के बाद एक कंसेंसस, लेकिन अब भी वहाँ बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ये सोच पाई जाती है कि इस क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहिए, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अमेरिका को भी। बाकी इसके ऊपर जो यूएस मिस कैलकुलेशंस हैं जो उनके वार प्लानर्स ने की हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को और ईरान की रिस्पांस को मद्देनज़र ना रख के, वो बहुत बड़ा यूएस पॉलिसी का फेलियर। सर एयर मार्शल साहब, आप जंगी नुक्ता निगाह से ज़रा बताइएगा कि क्या ईरान के कब्ज़े से आबनाए हुर्मुज़ को निकलवा लेना अब भी अमेरिका के बस में है? ऐसी ताकत उसके पास है कि वो आगे जाकर ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से निकाल सकता है, या अब आबनाए हुर्मुज़ पार्ट रहेगी ईरान का जैसे कि अभी है? नहीं, देखें, ईरान को कुदरती तौर पर जोग्राफियाई एतबार से आबनाए हुर्मुज़ पर एक रसाई हासिल है। और दूसरा जो मुल्क इसमें फैक्टर इन होता है वो ओमान है, और ओमान ने भी अमूमी तौर पे हमने देखा कि वो ईरान के साथ ही मिलके आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल की बात करते हैं, क्योंकि ईरान इस खिते की एक बड़ी कुव्वत बनने की प्रोसेस में है, और इसलिए ओमान उनके साथ ताल्लुकात अपने बनाए रखेगा। तो अमेरिका अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद ईरान की इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में नहीं बदल सकता, और आबनाए हुर्मुज़ पर अगर ईरान कंट्रोल कर लेता है तो फिर वही पहले की वाली सिचुएशन ही रहेगी कि ईरान का अंदर ब्लॉकेड होगा और वो उसके बाहर आबनाए हुर्मुज़ के जो है दहाने पे वो अपना कैरियर ग्रुप मूव करके एक और ब्लॉकेट कर देंगे। तो ये तो फिर हम वही आज से 2 माह पहले वाली कैफियत में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।